नहीं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 21 पर आ गए हम। ठीक है, और पहले सबक का 5वां यूनिट 5। ठीक है, इसका नाम है स्टडी स्किल्स। ये 2 पेज पर 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। ये दोनों हमें समझनी है आज। ठीक है, किताब देखें, पेज नंबर 21 पर हूँ मैं, और लिखते हैं नोट फॉर एक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल नॉट टू बी फॉर्मली असेस्ड एडिटिंग। सही है, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इम्तिहान के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मज़ीद स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको दिया गया है। लिखते हैं एडिटिंग एड्स क्वालिटी टू योर वर्क। एडिटिंग आपके काम में क्वालिटी पैदा करता है। ठीक है, एडिटिंग का क्या मतलब होता है? आप कोई चीज़ लिखते हैं, पूरी लिख ली आपने, फिर आप उस पर नज़र डालते हैं, भाई गलती कहाँ है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, सही है, कॉमा और पंक्चुएशन की गलती तो नहीं है, ग्रामर की गलती तो नहीं हो गई, जुमला सही बैठा है या नहीं बैठा है, ऐसा तो नहीं कि इसको पहले नहीं लिखना चाहिए था, इसको पहले लिखना चाहिए था। ये जो काम आप दोबारा से अपनी तहरीर पर डालते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? एडिटिंग। किस? हाँ, आप तस्वीरों की एडिटिंग भी करते हैं। यानी एक तस्वीर आपके पास आ गई, ठीक है, उस तस्वीर के अंदर देखते हैं कि खामी क्या है, तो उसकी भी एडिटिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर की एडिटिंग पे बात नहीं हो रही। किसकी एडिटिंग? तहरीर जो आपने राइट किया है उसकी एडिटिंग, उस पर फाइनल नज़र डालना और उसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं, उनको दुरुस्त करना, इसे क्या कहते हैं? एडिटिंग। तो ये लिखें, एडिटिंग एड्स क्वालिटी टू योर वर्क। एडिटिंग आपके काम की क्वालिटी को बढ़ा देता है। एडिट एवरीथिंग दैट यू राइट। सब चीज़ों को एडिट कीजिए बिफोर यू सेंड या गिव इट टू एनीवन। इससे पहले कि आप इसे किसी को भेजें या किसी को दें। यानी कोई आपने चीज़ लिखी है, उसे आप भेजना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं या चेक करवाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले उससे क्या कर लीजिए? एडिट कर लीजिए। इवन इफ़ इट इज़ अ 2 लाइन ईमेल, हत्ता के 2 लाइन की ईमेल भी हो, तो आप उसे क्या कर लीजिए? एडिट कर लीजिए। एडिटिंग हेल्प्स यू लुक क्रिटिकली एट योर वर्क। एडिटिंग आपकी मदद करता है कि आप तनकीदी निगाह से अपने काम को देखें। एंड इट मेक्स यू थिंक ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। और ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप लैंग्वेज के रूल देख लें, दैट यू हैव लर्न, जो आपने सीखे हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको यकीन ना हो वेदर समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, कि ये चीज़ सही है या गलत है, चेक इट फ्रॉम समवन हु नोज़। उसको किसी ऐसे को दिखा लीजिए जो उसके बारे में जानता हो, और फ्रॉम द इंटरनेट। और आजकल तो आप उसे इंटरनेट के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। अपना सारा वो मटेरियल इंटरनेट पे डालिए, गूगल ट्रांसलेशन पे डालिए या आप वर्ड पे डालिए, ठीक है, या स्पेलिंग चेक की बहुत सारी वेबसाइट हैं, टेक्स्ट चेक की बहुत सारी वेबसाइट हैं। वो कहती हैं लाइए आप दीजिए हमें, हम चेक करते हैं, और जैसे ही आप उस पर डालते हैं तो वो नीचे लाइनें डाल देता है कि इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और इवन फ्रॉम योर बुक्स, या फिर आप अपनी किताब से भी चेक कर सकते हैं। तो ये बात पकड़ लिया आपने कि आप जो भी कोई तहरीर करें, उस तहरीर को अगर आप किसी को भेज रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उससे पहले आप उस पर एक दफ़ा ख़ुद से नज़र डाल लीजिए कि उसकी ग्रामर सही है, उसकी स्पेलिंग सही है, उसमें पंक्चुएशन की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, इस सारे काम को जो आप दोबारा से नज़र डालते हैं अपने काम पर, इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिंग। अब नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है। वन ऑफ द स्टूडेंट रोट अ स्टोरी एंड गेव इट टू द टीचर। एक स्टूडेंट ने एक कहानी लिखी और ये कहानी उसने दी अपने टीचर को। द टीचर अंडरलाइन द पार्ट्स। टीचर ने क्या करा? अंडरलाइन कर दिया उन हिस्सों को, वेयर देयर वर एरर, जहाँ एरर थे, एंड रिटर्न इट टू बैक टू द स्टूडेंट, और बच्चे को वापस कर दी, टू करेक्ट इट, कि इसको सही करो, एंड देन सबमिट इट अगेन, और दोबारा जमा कराओ। द स्टोरी इज़ गिवन बिलो। ये स्टोरी नीचे दी गई है। ठीक है, सिनेरियो समझ में आ गया? एक बच्चे ने कुछ बात लिखी, बात लिख के किसको दी? इस टीचर को। टीचर ने वो चेक किया, और चेक करने के बाद उस पर क्या कर दिया? जगह जगह अंडरलाइन कर दिया और कहा इसको आप सही करें, और सही करके इसे दोबारा लिखें। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं? वर्क इन पेयर्स। आप ग्रुप के अंदर मिलके काम करें। एंड रीड द स्टोरी। ये स्टोरी को पढ़ें। इट कंटेन्स मैनी टाइप ऑफ एरर। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, ग्रामेटिकल भी हैं, पंक्चुएशन की गलतियाँ भी हैं,
कैपिटलाइजेशन की गलतियाँ भी हैं, स्पेलिंग की गलतियाँ भी हैं, रॉन्ग वर्ड्स की गलतियाँ भी हैं, और एंड सो ऑन, और इसके अलावा भी हो सकती हैं। करेक्ट ऑल द अंडरलाइन एरर्स, आप इन सारे अंडरलाइन एरर को सही करें, फर्स्ट ओरली, पहले ज़बानी, एंड देन री राइट द करेक्टेड स्टोरी इन योर नोटबुक, और फिर आप सही से इसी स्टोरी को दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखें। क्लियर हो गया? क्या काम करना है? ये स्टोरी दी गई है, इसमें कुछ लफ्ज़ अंडरलाइन किए गए हैं, वो जो लफ्ज़ अंडरलाइन किए गए हैं वहाँ गलती है, या तो ग्रामर की गलती है, या स्पेलिंग की गलती है, या पंक्चुएशन की गलती है, या फिर लफ्ज़ ही सही इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको सही करके आपको स्टोरी दोबारा लिखनी है। तो मैं स्टोरी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर आप फैसला कीजिएगा कि मैं पहले सिर्फ रीड कर रहा हूँ पूरी का स्टोरी, उसके बाद फिर हम ये जो अंडरलाइन है उन पर नज़र डालेंगे कि इनकी जगह क्या आना चाहिए। पहला, अ रिच मैन वाज ऑन हिज डेथ बेड, एक अमीर आदमी बिस्तर मर्ग पर था, यानी मरने वाला है। ही टोल्ड हर सन्स टू डिग द ग्राउंड, उसने अपने बच्चों से कहा, अपने लड़कों से, कि वो ग्राउंड खोदें। अंडर हिज कोट, उसकी चारपाई के नीचे। एंड शेयर द ब्यूरिड वेल्थ, और इस चारपाई के नीचे जो ख़जाना दफन है उसे वो शेयर कर लें। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मरने के बाद, व्हेन ही डाई, जब वो मरा, द सन्स स्टार्ट्स डिगिंग, लड़कों ने क्या करा? खुदाई शुरू कर दी। वन ऑफ देम फाइंड अ वेजल फुल ऑफ ज्यूल्स एंड पर्ल्स, उनमें से एक को मिला, वेजल का मतलब बड़ा सा बर्तन या देग समझ लें आप, या ठीक है, फुल ऑफ ज्वेल्स, जिसमें जेवरात भरे हुए थे, और क्या भरा हुआ था? पर्ल्स, मोतियाँ भरी हुई थी। एनदर अ वेजल फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कोइंस, दूसरा जो था उसको क्या मिला? सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भरा हुआ वेजल मिला। द थर्ड वन अ वेजल फुल ऑफ बोन्स, चौथे को जो वेजल मिला या देग मिली वो हड्डियों की थी, उसमें हड्डियाँ थीं। सही है। एंड द फर्स्ट अ वेजल फुल ऑफ डस्ट, और जो अगला था उसे क्या मिला? मट्टी का भरा हुआ देग। द लास्ट टू क्वारल्ड विद द फर्स्ट थ्री, पहले जो दो थे वो आखिरी वाले जो दो थे भाई, वो पहले तीन भाइयों से लड़ने लगे। एंड सैड, और कहा दैट द रिच शुड बी शेयर्ड, कि जो कुछ भी उनको मिला है उसको क्या किया जाए? शेयर किया जाए, इक्वली, बराबर बराबर, अमंग्स देम, उनके दरमियान। द फर्स्ट टू डिड नॉट एग्री, जो पहले दो थे वो एग्री नहीं हुए। उनको क्या मिल गया? सोना मिल गया, सिक्के मिल गए, जेवरात मिल गए, और मोती मिल गए। फाइनली ऑल फोर डिसाइड टू पुट देयर केस बिफोर द किंग, आखिर में उन सब ने ये डिसाइड किया कि वो इस मसले को कहाँ ले जाएं? बादशाह के पास ले जाएं। द किंग लिसन टू देयर स्टोरी, बादशाह ने उनकी कहानी सुनी। एंड डिसाइडेड, और ये फ़ैसला किया, दैट द ऑन हु गॉट द ज्वेल्स, कि जिसको जेवरात मिले, शुड कैप देम, वो अपने पास रख ले। एंड द वन हुज गॉट द कोइन, और वो आदमी जिसको सिक्के मिले, शुड आल्सो कैप देम, वो भी उनको रख ले। द अदर टू ब्रदर्स फेल्ड वेरी सैड, दो भाइयों को तो बड़ा अफसोस होने लगा। व्हेन दे हेयर्ड दिस, जब उन्होंने ये फ़ैसला सुना तो। देन द किंग लुक्ड एट अदर टू डॉटर्स, फिर बादशाह ने देखा दूसरे दो डॉटर्स, ये गलत लिखा डॉटर, उनको देखा। एंड सैड, और कहा, दैट के द वन हु हैड द वेजल, वो जिसके पास देग है, फुल ऑफ बोन्स, हड्डियों से भरी हुई, वाज टू बी ऑनर ऑफ द कैटल, वो उन मवेशियों का हकदार है, लेफ्ट बाय हर फादर, जो उसके अब्बा छोड़ के मरे हैं। यानी उसको क्या मिलेगा? सारे मवेशी, यानी भेड़, बकरियां, दुम्बे, मुर्गियां, सही है, भैंसें, गायें, जितने भी मवेशी छोड़े हैं वो सब किसके हैं? उस भाई के जिसकी देग में से क्या निकला है? हड्डियाँ निकली हैं। ये फ़ैसला किया। एंड द वन विद द वेजल दैट हैज़ डस्ट, और जिसके देग में से मट्टी निकली है, वाज टू गेट ऑल द लैंड, उसको सारी ज़मीन का वो मालिक है, यानी ज़मीन जितनी भी है वो उसकी है। बाय द रिच वूमेन, जो अमीर आदमी छोड़ के मरा है।
ये उसने फ़ैसला किया। तो कहानी समझ में आ गई, आसान सी कहानी है। 4 चीज़ें निकली थी, एक पे निकले थे जेवरात और मोती, वो उसके हो गए, सही है। आगे भी है, अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुई। आगे, दिस डिसीशन बाय द मिनिस्टर वाज लाइक्ड ऑल द ब्रदर्स। ये जो फ़ैसला मिनिस्टर ने किया वो सारे भाइयों ने उसको पसंद किया। दे अमेज्ड, वो हैरान हुए, एट द किंग विजडम, बादशाह की जहानत पर। दे वाज ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द डिसीशन, वो सब मुतमईन हो गए और उस फ़ैसले पर खुश हो गए। ठीक है, ये है। अब आइए दोबारा से हम पढ़ते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ इन्होंने अंडरलाइन किया है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सबक इस पैराग्राफ का नाम क्या है? द वाइज किंग, अक्लमंद बादशाह। अ रिच मैन वाज ऑन हिज डेथ बेड, एक अमीर आदमी मौत के बिस्तर पे था या बिस्तर मर्ग पे था। ही टोल्ड हर सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, हर के बजाय क्या आएगा? हिज, क्योंकि वो आदमी है। टू डिग द ग्राउंड, के ग्राउंड खोदें, अंडर हिज कोट, उसकी चारपाई के नीचे। एंड शेयर द ब्यूरिड वेल्थ, और अपना जो दफनाया हुआ ख़जाना है उसे शेयर कर लें। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद। व्हेन ही डाई, जब वो मरा। अब ये देखिए, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, और फिर लिखा है व्हेन ही डाई, जब वो मरा। तो ये 2 इजाफी जुमले हैं, इसमें से एक आना चाहिए। या तो ये आना चाहिए आफ्टर हिज डेथ, या फिर है व्हेन ही डाई। आपके ख्याल में क्या रखेंगे आप? अच्छा, वेल्थ के बाद कॉमा लगा हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप। सही है? या ये बिल्कुल सही है, आफ्टर हिज डेथ बिल्कुल सही है, इसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए ताकि एक बात ख़त्म हो जाए। यानी वो सब उसको बांट लें उसकी मौत के बाद। यहाँ क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप। और वैन का डब्ल्यू क्या होना चाहिए? कैपिटल। वैन ही डाई, जब उसका इंतकाल हुआ, तो इसमें सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। वैन ही डाइड, जब वो मर गया, जब उसका इंतकाल हो गया। सही है? तो डाई के बजाय क्या आना चाहिए? डाइड, जब वो मर गया। द सन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स के बजाय स्टार्टेड डिगिंग, खोदना शुरू कर दिया। वन ऑफ देम, वन का ओ कैपिटल आएगा, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल आता है। वन ऑफ देम फाइंड, फाइंड नहीं फाउंड, सेकेंड फॉर्म में बात चल रही है पूरी। वन ऑफ देम फाउंड, उनमें से एक ने को मिला अ वेजल फुल ऑफ ज्वेल्स एंड पर्ल्स। पर्ल्स की स्पेलिंग सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग होती है PEARLS, पर्ल्स। फुल स्टॉप आना चाहिए कॉमे के बजाय, या कॉमा सही है क्योंकि बात अभी चल रही है। एनदर अ वेजल फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कोइंस, ये भी सही है। द थर्ड वन अ वेजल, वेजल की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, VESSEL आना चाहिए। फुल ऑफ बोन्स एंड द फर्स्ट, फर्स्ट के बजाय क्या आना चाहिए? लास्ट। और जो आखिरी वाला था उसको क्या मिला? एंड द लास्ट अवेज, लास्ट के बाद कामा भी आना चाहिए। सही है? एंड द लास्ट अवेजल फुल ऑफ डस्ट, फुल ऑफ डस्ट, फुल ऑफ नहीं है इसमें, फुल ऑफ डस्ट। यहाँ तक समझ में आ गई? द लास्ट 2 क्वारल्ड, आखिरी जो 2 थे वो लड़ने लगे। क्वारल्ड की स्पेलिंग ठीक नहीं है, QUARLLED, LE के बजाय सिर्फ क्या आएगा? D, यानी E नहीं आएगा, ED नहीं है, क्वारल्ड। विद द फर्स्ट 3, फर्स्ट 3 के बजाय क्या आएगा? फर्स्ट 2, वो आखिरी के जो 2 थे वो लड़ने लगे पहले 2 से। एंड सेड दैट, और कहा कि द रिचेस शुड, शुड की स्पेलिंग सही नहीं है, SHOULD, शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स देम, सवालिया निशान है, नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। और द फर्स्ट कैपिटल आएगा। द फर्स्ट 2 डिड नॉट एग्री, डिड नॉट एग्री बिल्कुल सही है, इसमें एग्री में कोई गलती नहीं है क्योंकि डिड नॉट आ गया ना, जब डिड आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। द फर्स्ट 2 डिड नॉट एग्री। फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है इसमें, हाँ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा एग्री के बाद। उसके बाद फाइनली ऑल 4 डिसाइड, डिसाइडेड,
ऑल फोर डिसाइडेड टू पुट देयर केस बिफोर द किंग लिसन टू देयर स्टोरी। स्टोरी की स्पेलिंग गलत है, STORY आएगा, सिर्फ ई नहीं आएगा। स्टोरी एंड डिसाइडेड दैट द वन, ये वन है, ON के बजाय क्या आना चाहिए, वन। यहाँ लाइन नहीं डाली हुई, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, द वन हु गॉट द ज्वेल्स शुड केप्ट, शुड कीप, KEEP, कीप, क्योंकि गॉट आ गया है और शुड के साथ कीप, शुड कीप दैम। एंड द वन हुज नहीं, हु गॉट द क्वींस शुड आल्सो कीप दैम। हुज के बजाय क्या आएगा, हु। द ऑनर टू ब्रदर्स फेल्ट वेरी सैड, ये SAD सैड होता है, सैड का मतलब बहुत अफसुर्दा थे। वैन दे हेयर्ड, THE के बाद Y, वैन दे हर्ड दिस, जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो अफसरदा हुए। देन द किंग लुक एट द अदर टू डॉटर्स, डॉटर्स के बजाय क्या आना चाहिए, ब्रदर्स। दो भाइयों को देखा उसने। देन द किंग लुक्ड एट द अदर टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों को देखा। एंड सैड दैट, और कहा कि द वन हु हैड द वेजल फुल ऑफ बोन्स वाज टू बी ऑनर ऑफ, टू बी ऑनर के बजाय वाज द ऑनर। सही है, टू बी तो बिल्कुल सही है, वाज द ऑनर ऑफ द कैटल। टू बी के बजाय क्या आना चाहिए, हाँ, टू को हटा के वाज द ऑनर ऑफ द कैटल लेफ्ट बाय हिज फादर। हर के बजाय क्या आ जाएगा, हिज फादर। एंड द वन विद द वेजल that has dust, that have dust was to get all the land owned by the rich woman, woman के बजाय man। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आगे, this decision by the minister by the king was liked all the brothers, was like, तो ये सही है, वाज लाइक या नहीं, वाज लाइक नहीं होता वाज के साथ। दिस डिसीशन वाज लाइक्ड बाय ऑल द ब्रदर्स, ये तो सही है। दिस डिसीशन बाय द किंग वाज लाइक्ड बाय, लाइक के बाद क्या आएगा, लाइक्ड के बाद बाय ऑल द ब्रदर्स, यहाँ लफ्ज़ बाय गायब है। दे अमेज्ड, अमेज्ड की स्पेलिंग सही नहीं है, AMM, सही है ये अमेज्ड। एट द किंग विजडम, तो यहाँ फिर क्या आएगा, हैरान हुए वो इस बादशाह के फ़ैसले पे, सरप्राइज़ आना चाहिए। अमेज्ड के बजाय क्या आना चाहिए, तो दे सरप्राइज्ड भी हो सकता है और दे अप्रिशिएट भी हो सकता है। सरप्राइज्ड भी सही है, दे सरप्राइज्ड एट द किंग्स विजडम। यहाँ किंग्स जो है S नहीं आना चाहिए, एपस्ट्रॉफी आना चाहिए। बादशाह के जहानत से वो सरप्राइज़ हुए। दे वाज आल सेटिस्फाइड, दे के साथ वाज नहीं आता, वर आता है। दे वर आल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द डिसीशन, हैप्पी के बजाय क्या आना चाहिए, सेटिस्फाइड थे और खुश थे। मुझे तो सही लग रहा है, दे वाज आल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, सही लग रहा है मुझे, हैप्पी विद द डिसीशन। क्लियर हो गई बात। ये एक एक्सरसाइज हमने की, आप सही करके, एंड हैप्पीनेस नहीं, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी सही है ये, या एंड वाज हैप्पी होना चाहिए, ये भी सही है, इसमें वाज लगा दीजिए। दे वाज आल सेटिस्फाइड एंड वाज हैप्पी विद द डिसीशन, वाज लगा दीजिए। या वर हैप्पी, वाज थोड़ी आएगा, वर है ना, ज़्यादा लोग हैं। दे वर आल सेटिस्फाइड एंड वर हैप्पी विद द डिसीशन। चलिए जनाब, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2। द फॉलोइंग स्टोरी आल्सो हैज़ सिमिलर एरर्स। नीचे वाली जो कहानी है इसमें भी इसी तरह के एरर्स हैं इन एक्सरसाइज 1 जो एक्सरसाइज 1 में थे। फर्स्ट वर्क इंडिविजुअली,
सबसे पहले इनफरादी तौर पर काम करें, रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर्स इन दिस स्टोरी, और कोशिश करें एरर ढूंढने की। अंडरलाइन द पोर्शन वेयर द एरर इज़, उस पोर्शन को अंडरलाइन करें जो एरर वाला है, एंड राइट द करेक्ट फॉर्म अबव इट, और उसको सही करके लिखिए। वंस यू हैव डन दिस वर्क, जब आप ये काम कर लें, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, फिर 3-3 के साथ आप ये काम करें, एंड डिस्कस योर वर्क, फिर अपने काम को डिस्कस करें। आफ्टर डिस्कसिंग मेक द नेसेसरी चेंज इन योर बुक, फिर आप उस चेंज को अपनी किताब के अंदर ख़ुद सही करें तीनों मिलके। फाइनली राइट द करेक्टेड स्टोरी इन योर नोटबुक्स, और आखिरी में, यानी सबसे पहले आप इनफरादी तौर पर ये देखें कि क्या है गलती इसमें। जब आप गलती देख लें तो फिर तो 3 लोग मिल के देखें, और फिर देखें कि तीनों इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि जिस नतीजे पे आप पहुँचे थे, या फ़र्क है दोनों के अंदर। फिर आप 3 मिल के मुतमईन हो जाएं कि भाई इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, मैं एक दफ़ा ये सबक आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये काम आप ख़ुद करेंगे और इसको सही अंदाज से तहरीर करके अपनी कापी में लिखेंगे। द 4 सीज़न्स, टॉपिक का नाम क्या है? द 4 सीज़न्स, 4 मौसम। देयर वाज अ मैन हु हैड 4 सन, एक आदमी था उसके 4 बेटे थे। ही वांटेड हिज सन्स टू लर्न, वो चाहता था कि उसके बेटे सीखें, क्या सीखें? नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली, कि किसी बात को फ़ौरन जज ना करें, फ़ौरन फ़ैसला ना दें, किसी बात के बारे में फ़ौरन फ़ैसला ना दें। सो ही सेंड देम ईच वन ऑफ देम, लिहाजा उसने हर एक को भेजा, ईच वन ऑफ देम, हर एक को, 1 बाय 1, एक एक करके, टू गो एंड लुक एट पेयर ट्री, और जाके कहा कि नाशपाती का दरख्त लगा हुआ है उसको देखें। दैट वाज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, जो वहाँ से बहुत दूरी पर वाक़ था। सही है। द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर, पहले बेटे को भेजा विंटर में। द सेकेंड ऑन स्प्रिंग, दूसरे को भेजा स्प्रिंग में। द थर्ड इन समर, तीसरे को समर में। एंड द यंगेस्ट सन, और जो सबसे छोटा था, इन ऑटम, उसको ख़िज़ा में भेजा। व्हेन दे हैड ऑल गो एंड कम बैक, जब वो सब चले गए और वापस आ गए, ही कॉल्ड देम टुगेदर, उसने उन सबको बुलाया, टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैड सी, कि बताएं कि उन्होंने क्या देखा है। द फर्स्ट सन सैड दैट, पहले लड़के ने कहा, द ट्री वाज अगली बेंट एंड ट्विस्टेड, कि जो दरख्त था वो बदनुमा था, बेंट झुकावा था, एंड ट्विस्टेड, और उसकी शाखें एक दूसरे में मिली हुई थी। द सेकेंड सन सैड, दूसरे बेटे ने कहा, नो, ऐसा तो नहीं है। इट वाज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स, वो तो ग्रीन कलर के जो बर्ड्स होते, कोंपले हैं, उससे ढका हुआ था। एंड फुल ऑफ प्रॉमिस, और उस पर तो फूल आए हुए थे बहुत सारे, यानी फूल भी खिले हुए थे और छोटे छोटे बर्ड भी निकले हुए थे। द 3 सन डिसएग्रीड, जो तीसरा बेटा था वो डिसएग्री हो गया। ही सैड इट वाज लेडन विद ब्लूजम्स, उसने कहा कि वो तो लदा हुआ था फूलों से। दैट स्मेल्ड सो स्वीट, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती थी। एंड लुक सो ब्यूटीफुल, और वो तो बहुत अच्छा दिख रहा था। इट वाज मोर ग्रेसफुल थिंग ही हैड एवर सीन, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसी अच्छी चीज़ देखी नहीं। द लास्ट सन डिसएग्रीड ऑल ऑफ देम, और आखिरी जो बेटा था उसने सबसे डिसएग्री किया। ही सैड इट वाज ड्रॉपिंग विद राइप फ्रूट, उसने कहा मैंने जब देखा तो उसमें से तो पके हुए फल गिर रहे थे नाशपाती के। फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट, वो तो भरपूर था ज़िंदगी से और अपनी मेराज पे था। तो एक ने कब देखा? सर्दियों में, एक ने कब देखा? गर्मियों में, एक ने बाहर के मौसम में देखा, और एक ने उस वक्त देखा जब उसमें से फल गिर रहे थे। द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन, फिर उसने अपने बच्चों से एक्सप्लेन किया, क्या? दैट दे वर ऑल राइट, कि आप चारों ही सही हो। बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली 1 सीज़न इन द ट्रीज़ लाइफ, आपने जो देखा है वो दरख्त को के एक मौसम में उसे देखा है। ही टेल देम, तो उसने कहा उनसे दैट के यू कैन नॉट जज अ ट्री, आप एक दरख्त को जज नहीं कर सकते, दरख्त के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते, और अ पर्सन या किसी शख्स के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते बाय ओनली 1 सीज़न, किसी एक मौसम की वजह से, और ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग अबाउट ओनली 1 एस्पेक्ट्स ऑफ हिज़ लाइफ, जब आप उसको किसी शख्स की ज़िंदगी के एक रुख से अगर उसे देख रहे हैं
तो आप उसके बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। सही है। सो डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीज़न डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ ऑल द रेस्ट। लिहाजा एक मौसम के तकालीफ कहीं आपको आपकी खुशी से दूर ना कर दे। सही, एक मौसम की तकलीफ़ की वजह से आप बाकी मौसम की जो खुशहाली है उससे आप दूर ना हो जाएं। डोंट जज लाइफ बाय वन डिफ़िकल्ट सीज़न। किसी की ज़िंदगी को किसी एक मौसम की बुनियाद पर जज मत करें, और पीपल या फिर लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ वन बैड एग्जाम्पल। एक बुरी मिसाल की वजह से किसी को जज करना छोड़ दें। बहुत खूबसूरत तहरीर थी मैं समझता हूँ, और उस आदमी ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दी। नतीजा इसका सिर्फ यही था कि जब हम किसी के बारे में जजमेंट देते हैं कि वो ऐसा है, तो दरअसल हम किसी एक चीज़ को, उसकी किसी एक चीज़ को, किसी एक एस्पेक्ट को, किसी एक ख़ासियत को, किसी एक वाक़े को देखकर उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं कि वो शख्स ऐसा है। जबकि अगर आप उसकी दूसरी क्वालिटीज़ और दूसरी खसूसियात की बुनियाद पर उसको देखना शुरू करें तो फिर आपको पता चलेगा कि वो ऐसा नहीं है। इसको साबित करने के लिए उस आदमी ने अपने बेटों को एक ही दरख्त को 4 अलग अलग मौसम में देखने के लिए कहा। ठीक है, तो हर आदमी की जो जजमेंट है वो किसके मुताबिक है? मौसम के मुताबिक, और मुख्तलिफ है। चारों लड़ भी सकते हैं इस पर। मैंने तो ऐसे देखा, वो बोले मैंने तो ऐसे देखा, वो बोले मैंने तो ऐसे देखा। ठीक है, लेकिन दरअसल सब ने जब उसे देखा है तो किसी एक सीज़न के लिहाज से देखा है, अलग अलग सीज़न में देखा है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान जो होते हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग क्वालिटी रखते हैं। सही है, बचपन में वो कुछ और होते हैं, लड़कपन में कुछ और होते हैं, जवानी में कुछ और होते हैं, शादी के बाद की ज़िंदगी उनकी कुछ और होती है, इसी तरीके से बुढ़ापे में कुछ और होते हैं, या इसी तरीके से जॉब की जगह पे वो हैं वो कुछ और हैं, दोस्तों में वो कुछ और हैं, रिश्तेदारी निभाते हुए वो कुछ और हैं। अब हम किसी एक शख्स के बारे में ये फ़ैसला कर लें कि वो बेईमान है, वो बदमाश है, सही है, वो जो है वो बेरहम है, उसके अखलाक सही नहीं है, ये हमने फ़ैसला कर लिया। हमने जो फ़ैसला किया है उसके बारे में जो जजमेंट दी है वो दरअसल क्या दी है? किसी एक एस्पेक्ट को देखकर दी है। जब किसी एक एस्पेक्ट को देखकर आप किसी एक आदमी के बारे में राय कायम कर लेते हैं तो उस आदमी से मुताल्लिक़ जितनी अच्छी बातें हैं उसको मानने के लिए आपका जहन तैयार नहीं होता। समझ में आ रही बात आपको? यानी एक आदमी के बारे में मैंने राय कायम कर ली वो तो बदमाश है, अब वो अगर नेकी का काम भी कर रहा होगा तो मैं उसको कबूल नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं भाई वो तो है ही बदमाश। मुझसे पूछेगा क्यों, मैं उसको एक वाक़या सुना दूँगा कि भाई इस वजह से, हालांकि वो वाक़या हो सकता है किसी दूसरी प्रेशर में या किसी दूसरे हालात में वो वाक़या पेश आया हो और अब वो हालात उसके ना हो। हमारे यहाँ भी ऐसी होता है। मिसाल के तौर पर हम मज़हबी रुझान के अंदर भी किसी एक आलिम के बारे को अच्छा समझते हैं, बाकी सारे आलिमों को गलत समझते हैं। अच्छा, किसी आदमी को आप गलत समझते हो तो आपसे पूछा जाए कि अब आप क्यों गलत समझते हो, तो आप कोई एक बात बता दोगे। सही है, कोई एक बात आप बता दोगे भाई ये वजह हुई थी। मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ, मतलब मैं ख़ुद भी जो है इस बात से बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे मुताल्ले में एक शख्सियत आई पढ़ने के लिए मेरे पास, उनका नाम था अहमद जावेद साहब, बहुत मशहूर आदमी है अहमद जावेद साहब। तो मैं उनको मैंने पढ़ना शुरू किया, उनको वीडियोस देखना शुरू की। अभी मैं बहुत ज़्यादा उनको पढ़ा नहीं था, वीडियो नहीं देखी, कि मैंने उनके साथ जो है वो हमारे एक आलिम हैं जिनको मैं बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ, गामदी साहब, उनके साथ उनका मुबाहिसा सुन लिया। टीवी प्रोग्राम पे गामदी साहब बैठे हैं और कौन बैठा हुआ है? अहमद जावेद साहब बैठे हैं, और वो दोनों बहस कर रहे हैं। मौजू है तसव्वुफ़, सूफ़ीज़म। तो सूफ़ीज़म पे उन्होंने अपने दलाइल दिए, उन्होंने अपने दलाइल दिए। सही है, मुझे जो दलाइल पसंद आया वो किसके पसंद आया? गामदी साहब के। तो मैंने कहा भाई गामदी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये जो जावेद अहमद साहब हैं ये अच्छे आदमी नहीं है। अब उस एक बुनियाद पर मैंने अहमद जावेद साहब को पढ़ना ही छोड़ दिया। जब भी मेरे सामने अहमद जावेद साहब का कोई लेक्चर आता या कोई किताब आती, मैं सिर्फ़ किस बुनियाद पे उसको नहीं पढ़ता कि ये तो सूफ़ीज़म को फॉलो करते हैं। छोड़ दिया। नुकसान बहुत हुआ। सही है, बाद में जब मैंने ये बात सीखी, अच्छा मुझे फिर ये बात मेरे उन्हीं उस्ताद ने, गामदी साहब ने ये बात मुझे सिखाई कि ये आपका तरीक़ा सही नहीं है। उनके ही लेक्चर में जब मैंने उसको मज़ीद स्टडी किया तो उन्होंने बहुत ज़ोर दिया इस बात पे
कि आप किसी से इख्तलाफ करके उसकी बात सुनना और उसके ख़यालात को सुनना छोड़ दें, ये तो हिमाकत है, ये तो इल्म ही नहीं है, तो जहालत है। जब उन्होंने ये वाली डांट लगाई मुझे तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं बोला ये तो गलत हो गया मुझसे। फिर मैंने दोबारा से अहमद जावेद साहब को पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि बहुत इमेजिंग शख्सियत, बहुत अल्लाह ताला ने उनको इल्म। अब देखिए मेरी राय बदल गई, यानी मैं उनको जजमेंट कहाँ से कर रहा था, किसी एक वाक़े से। जब आप किसी एक वाक़े की बुनियाद पर किसी शख्सियत को जज करते हैं तो दरअसल आप उस शख्सियत के अंदर जो अच्छे पहलू हैं वो आपको नज़र ही नहीं आते। ठीक है, तो ये जो कहानी हमको 9th क्लास में आपको हमने सुनाई है, ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। पूरी ज़िंदगी के अंदर अगर आप अपना ये रवैया रखेंगे कि जब भी आप किसी को जज कर रहे हैं तो आप बोलें ये जो मैंने जजमेंट किए इस सीज़न के मुताबिक है, इस मौके के मुताबिक है, इस ख़याल के मुताबिक है, लेकिन ओवर एंड ऑल ये शख्सियत ऐसी नहीं होगी। हो सकता है घरेलू ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छी हो सकता है इल्मी मुकाम इसका हमसे ज़्यादा बुलंद हो सकता है कि अखलाक इसके हमसे ज़्यादा अच्छे हों। तो जो जजमेंट आप किसी शख्सियत के बारे में किसी एक वाक़े की बुनियाद पर देंगे, सही है, तो फिर वो जजमेंट उसकी अच्छी खुसूसियात से आप वाकिफ़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं होंगे। इस बात को साबित करने के लिए इस आदमी ने अपने 4 बच्चों को जो तरबियत दी है वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त है। ये तरबियत इस आदमी ने दरअसल 4 बच्चों की नहीं दी है बल्कि पूरी इंसानियत को दी है कि आप जब भी किसी के बारे में कोई राय कायम करें तो खुदा के लिए किसी एक बुनियाद पर, किसी एक सीज़न की वजह से, किसी एक मौजू की वजह से आप उसके बारे में हतमी राय कायम नहीं करें, बल्कि उसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट में देखें। फिर आपको उसकी पूरी शख्सियत उसकी आपके सामने खुलकर आएगी। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, इसमें गलतियां हैं बहुत सारी, अभी पढ़ने के दौरान भी आपको महसूस हो गई होंगी। कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं कामा नहीं है, कहीं जो है वो सवालिया जुमला है तो सवालिया जुमला का निशान नहीं लगा हुआ। तो इसको आपको घर पे जाके सबसे पहले सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी ही किताब में इसको सही करेंगे अपने तौर पर। फिर जब आप कल क्लास में आएंगे तो आपस में मिल के बोलेंगे मैंने ये सही किया, तुमने क्या गलती निकाली इसमें। पहले गलतियाँ निकालेंगे, फिर जब गलती कंफर्म हो जाएगी कि ये गलतियाँ मैंने भी ये निकाली हैं, आपने भी ये निकाली हैं और इसकी जगह मेरी नज़र में ये होना चाहिए, आपकी नज़र में ये होना चाहिए, दूसरा काम ये करके तीसरा काम आप क्या करेंगे, इसको भी सही तौर पर अपनी कापी में लिखेंगे। तो कापी में लिखने के 2 काम हो गए, एक पहली वाली स्टोरी वो भी सही करके लिखनी है और एक ये दूसरी वाली स्टोरी भी। ठीक है, दोनों स्टोरीज़, बड़ा काम आ गया आपके पास। ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ इसका एक टॉपिक रह गया है, वो है फुल ऑफ फ़न, 1 पेज का। इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको कर लेंगे और शायद कल ही की क्लास में हम नया सबक भी शुरू कर दें जिसका नाम होगा रोल मॉडल, और जो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ये आपकी पिछले साल की किताब भी में भी ये मौजूद था और आपने जब शुरू स्टडी हुई थी तो ये पढ़ लिया था। 1 यूनिट इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट कल हो जाएगा और फिर हम शुरू कर देंगे अगला यूनिट। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।